हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होना है सितंबर में, उसके लिए अब बहुत आप लोगों के पास 20 दिन मुश्किल से बचे हुए हैं। तो ये हम लोगों ने अभी तक 7 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 1 से लेकर 7 चैप्टर तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8, जो कि है आपका डिजिटल एंड फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। इस चैप्टर से फ्रेंड्स आपके 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। आप लोगों को, जैसे मैंने पिछले 7 चैप्टर पढ़ाए हैं, बहुत ही आसान भाषा में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, सेम ये चैप्टर भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आपको इसमें ना 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, बहुत आसानी से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक जिन्होंने भी नहीं देखे हैं वो चैप्टर्स एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम 15 अगस्त से अपनी एमसीक्यूज की मैराथन स्टार्ट करेंगे, तब आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी और आप लोग रिवीजन कर रहे होगे। उससे क्या होता है, आप जब एग्जाम में जाते हो तो आपको ज़्यादातर चीज़ें याद होती हैं और आप कंफ्यूज नहीं होते हो। ठीक है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है देख लीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स हमारा द सिक्योरिटी कीज। तो देखो, सबसे पहले आप समझिए, इस चीज़ को आप लोग समझिए कि जो आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है, इसका क्या मतलब है। देखो, फाइनेंशियल का क्या मतलब होता है। फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, जहाँ पैसों के लेन देन की बात आती है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल। ठीक है, अब उस वित्तीय लेन देन को, उस पैसों के लेन देन को हमने डिजिटली कर दिया। क्या कर दिया? डिजिटली कर दिया। तो उसको हम बोलेंगे डिजिटल फाइनेंशियल। तो वो जो हमने लेन देन डिजिटल किया हुआ है, इंटरनेट के माध्यम से किया हुआ है, उसके लिए जो टूल्स हैं एंड एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आप समझिए कि पहले जब आपको बैंक में किसी की पैसा जमा करना होता था या किसी को पैसे भेजने होते थे, तब आप क्या करते थे? बैंक में जाते थे। बैंक में जाते ही आपको एक रिसिप्ट में डिटेल्स फिल करते थे, उसके बाद लाइन में लगते थे वगैरह वगैरह। उसके तरीके से देन आपका पैसा ट्रांसफ़र होता था। आज आप क्या करते करते हो? मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू डायरेक्ट पैसा जमा कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, आप लोगों को मोबाइल रिचार्ज करना होता तो आप लोग शॉप पर जाते थे, आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना होता था। आज आप घर बैठे ही सारी चीज़ें कर सकते हो, जहाँ पैसे का लेन देन है। ये सारी चीज़ें ही डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स कहलाते हैं। तो जब पैसों की जहाँ बात आती है फ्रेंड्स, वहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा बात आती है। तो सिक्योरिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप लोगों के जो पैसे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट वहाँ रहता है, तो कहीं किसी के पैसे का मिसयूज़ ना हो, किसी के साथ फ्रॉड ना हो। तो उसी के लिए अगर हम कीज़ की बात करें, तो हमारे पास सबसे पहले कीज़ आती है ओटीपी, जिसको हम कहते हैं वन टाइम पासवर्ड। ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट कहीं भी शॉपिंग करते हो, तो क्या होता है, आप लोग जब उसका पेमेंट करते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, तो जैसे ही आप अपना जो है डेबिट कार्ड का नंबर, ठीक है, आप अपने डेबिट कार्ड का नंबर, उसके बाद आप लोग सीवीवी, ठीक है ना, और उसकी एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें डालते हो। उसके बाद क्या होता है, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है। उस मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आता है, जब आप वो ओटीपी एंटर करते हो, तब आपका जाके पेमेंट क्या होता है, तब आपका जाके पेमेंट क्या होता है, डिडक्ट होता है। यानी कि आपका ऑथेंटिकेशन हो चुका कि हाँ भाई, आपने ही पेमेंट करी हुई है। ठीक है, तो ये वही है, सिंगल लॉगिन के लिए ऑटो जनरेट होने वाला यूनिक कोड नेटवर्क सर्वर द्वारा रैंडम एल्गोरिदम से बनता है। ये जो ओटीपी रहता है, जो भी आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉयड है सर्वर पे, वो एक रैंडम एल्गोरिदम के थ्रू इसको जनरेट करता है, किसी को ये पता नहीं रहता। फ्रॉड और डेटा चोरी का रिस्क इससे कम हो जाता है। दूसरी बात है कि जो आपको एसएमएस के थ्रू भेजा जाता है, एसएमएस का फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है ना, उसको एज अ सेकंड ऑथेंटिकेशन फैक्टर यूज करते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को करने के लिए जा रहे हो, तो सामने वाला बंदा आपको चेक करता है कि आपको उसके राइट्स हैं कि नहीं, मतलब आप जो चीज करने जा रहे हो, आप उसके लिए वैलिड हो कि नहीं हो, तो उसी को कहते हैं हम ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब क्या करोगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब आप नेट बैंकिंग पे जाते हो, ठीक है ना, आप लोग जब नेट बैंकिंग पे जाते हो, ठीक है, नेट बैंकिंग की साइट पे जाके आप जब लॉगिन करते हो, तो पहले क्या देते हो, या तो कस्टमर आईडी देते हो अपनी, ठीक है, उसके बाद पासवर्ड देते हो, है ना,
कैप्चा डालते हो और उसके बाद लॉगिन करते हो। जब आप लॉगिन करते हो तो फिर आपको एक एसएमएस भेजा जाता है, या आप ऐसे समझिए एक ईपीएफओ की साइट है। ईपीएफओ साइट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आप लोग जानते ही होंगे। उसकी साइट पे जब आप जाओगे तो पहले आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड से क्या करोगे, लॉगिन करोगे। क्या करोगे, पासवर्ड से लॉगिन करोगे। जब आप यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लोगे, यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लोगे, तब आपके पास क्या जाएगा, एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को जब आप एंटर करोगे तब आप जाके अपने ईपीएफओ की वेबसाइट या अकाउंट पे एंटर कर पाओगे और अपनी सारी चीज़ें देख पाओगे। तो एक ऑथेंटिकेशन हो गया आपका यूज़र नेम पासवर्ड से कि हाँ ये बंदा सही है, जो लॉगिन करने जा रहा है इसको ये वैलिड है, फ्रॉड नहीं है। दूसरा ऑथेंटिकेशन हो गया आपका ओटीपी, है ना? तो इसी को कहते हैं सेकंड ऑथेंटिकेशन फैक्टर, जहाँ पे ये यूज़ होता है। ठीक है? आई होप आप लोगों को ओटीपी समझ में आ गया होगा। आप लोगों को कुछ नहीं पता है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। सिंपल सा बस एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो नोट करते चलिएगा। ठीक है? और जो मैं बातें कह रहा हूँ बस उनको ध्यान से सुनते चलिएगा। दूसरा होता है हमारे पास क्यूआर कोड, जिसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है? अच्छा, अब ये 2D डायमेंशनल होता है, इस तरीके का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये 2D डायमेंशनल बार कोड होता है जो कैमरा से स्कैन होता है। नॉर्मली आजकल सभी लोगों ने किया होगा। ठीक है? ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, हिडन इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। आप लोग पेट्रोल पंप पे जाते होगे या फिर आप लोग किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते होगे, वहाँ पे क्या होता है, जब आप दुकानदार का क्यूआर कोड मांगते हो पेमेंट करने के लिए, तो वो एक आपको क्यूआर कोड जो देते हैं आप उसको स्कैन करते हो। स्कैन करते ही उसका जो बैंकिंग नेम है, मतलब दुकानदार का जो नेम है कि किस नाम से उसका बैंक का मतलब बैंक में उसका नाम है, ठीक है? समय सपोज करो रमेश उसका नाम है, वो शो करेगा और आप उसके स्कैन करके आप अपना अमाउंट डाल के उसको पेमेंट कर देते हो। तो ना तो दुकानदार को पता है कि आपकी अकाउंट डिटेल क्या है, ना आपको पता है कि उस दुकानदार की अकाउंट डिटेल क्या, अकाउंट डिटेल मतलब अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है? तो ये भी क्या है, एक प्राइवेसी है, मतलब आप लोगों का जो डेटा है डेटा ब्रीच से बचाता है, यानी कि फ्रॉड होने से बचाता है। ठीक है? अब ये जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्टैटिक क्यूआर, एक होता है डायनेमिक क्यूआर। स्टैटिक क्यूआर की अगर हम बात करें, आप लोग जैसे मैंने बताया पेट्रोल पंप पे जाते होगे, सिंपल एक चिपका रहता है, आप जाते हो और उसको स्कैन करते हो और स्कैन करने के बाद अपना अमाउंट डालते हो और आप लोगों का पेमेंट हो जाता है। और आप लोग जैसे कि वहाँ भी जाते हो अपने किसी भी ग्रोसरी शॉप पे, परचूनी की दुकान पे, तो वहाँ भी सेम ही होता है। डायनामिक क्यूआर क्या होता है, जैसे कि आजकल आप लोग अगर गए हो तो आपने देखा होगा कि ज़ूडियो जैसे आप लोग जाते हो, ठीक है? ज़ूडियो जाते हो, किसी मॉल में जाते हो, वहाँ पे जो वो एक डिजिटल स्क्रीन होती है जहाँ पे उसका क्यूआर कोड आता है। अब जब आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हो तो आपको अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं रहती, अमाउंट ऑलरेडी उसमें डला हुआ होता है। मतलब आपके लिए दूसरा क्यूआर कोड है, किसी दूसरे कस्टमर के लिए दूसरा क्यूआर कोड है, मतलब चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो मतलब डायनामिक, नहीं चेंज हो रहा है तो मतलब स्टैटिक। ठीक है? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक क्यूआर कहते हैं। ठीक है? तो ये दो टाइप के क्यूआर होते हैं जो कि हम रियल टाइम में कहाँ यूज करते हैं, ये भी हमने आपको समझा दिया। ऐसे ही पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, रियल टाइम का एग्जांपल लेके समझेंगे ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट चीज में याद करने वाली कौन सी है कि एक तो ओटीपी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, दूसरा क्यूआर कोड का रिस्पॉन्स, क्यूआर का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये लिखते चलिएगा। ठीक है? दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोबाइल रेवोल्यूशन, यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इससे क्या आया, एक मोबाइल में रिवॉल्यूशन आया, एक क्रांति आई। ठीक है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि हमारा किसने बनाया है, एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है? तो ये आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्लस आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। ठीक है?
आईएफएससी, अच्छा आप क्या करते थे जब पहले आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना होता था तो अब आप लोग क्या करते थे, उसका अकाउंट नंबर डालते थे, उसका आईएफएससी डालते थे, ब्रांच भी आप लोगों को सम टाइम डालनी पड़ती थी जब आपको बैंक से बैंक ट्रांसफर करना होता था। आज आप कैसे करते हो, किसी का क्यूआर कोड लेते हो, ठीक है, स्कैन करते हो, या फिर डायरेक्ट मोबाइल नंबर, अगर उस वो मोबाइल नंबर उसके बैंक से लिंक है, यूपीआई ऐप से लिंक है, तो आप डायरेक्टली पेमेंट सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, यूपीआई करना कहते हैं, यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफर, है ना। सिंगल ऐप से मल्टीपल बैंक अकाउंट मैनेज हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब बात आती है कि ये काम कैसे करता है। तो देखो फ्रेंड्स, जब आपने क्या किया, अपने यूपीआई ऐप से, अपने यूपीआई ऐप से आपने क्या किया, जो आपका शॉपकीपर है, जो आपका शॉपकीपर है उसका क्यूआर कोड स्कैन किया, ठीक है। जब आपने क्यूआर कोड स्कैन किया जिसको, तो जो आपको पेमेंट डिटेल्स आई और आपने उसको पेमेंट ट्रांसफर किया, लेकिन आपको उसकी डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स पता नहीं चली, ना ही शॉपकीपर को आपकी अकाउंट डिटेल्स पता चली। इसके पीछे एक कारण रहता है, वो होता है वीपीए, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी कि इसके थ्रू आप लोग पेमेंट करते हो, और इसलिए एक ये प्राइवेसी रखता है, डेटा ब्रीच होने से बचाता है। ना आपको अपने जो, जिस पे आप पेमेंट करने जा रहे हो उसका अकाउंट डिटेल्स पता है, ना जिसको आपने पेमेंट करी है उसको आपकी अकाउंट डिटेल्स नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि बीच में एक हमारा रहता है वीपीए, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो इस तरीके से यूपीआई काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेंड्स एग्जाम फुल फॉर्म से याद कर लीजिएगा, वीपीए यानी कि वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस चीज़ों को याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कोई भी अकाउंट डिटेल शेयर नहीं होती, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंकिंग फॉर ऑल विदाउट इंटरनेट स्मार्टफोन। अब फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, जिसके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, वो तो यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पैसों का लेन देन सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो उनको भी डिजिटली जोड़ने का प्रयास किया गया। कैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी गांव में बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, या वो चलाना नहीं जानते, या उनके पास इंटरनेट नहीं है। तो क्या होता है, वो आधार कार्ड से अपना पैसा निकाल सकते हैं। मतलब आधार कार्ड आपका होना चाहिए, प्लस आपका फिंगरप्रिंट होना चाहिए, तो इसके थ्रू भी आप पैसा निकाल सकते हो, आपको कोई भी डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। बहुत से रूरल एरियाज में यूज़ होता है, आप कैश डिपॉजिट के लिए उसका कर सकते हो, यानी कि जमा करने के लिए, कैश विड्रॉल करने के लिए, बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, इन सारी चीज़ों के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट है एईपीएस, इसका क्या मतलब होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा होता है यूएसएसडी, जिसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों ने पहले देखा होगा, इस टाइप के मोबाइल चलते थे, कीपैड मोबाइल, नोकिया 1200 समथिंग ऐसे आते थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, इंटरनेट तो होता नहीं था, ठीक है, इंटरनेट तो होता नहीं था, बट ऐसे मोबाइलों से भी हमने जो अपनी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो वित्तीय लेन देन है उसकी जो डिटेल्स हैं वो आप लोग इससे देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपका जो सिम नेटवर्क होता है उस पे काम करता है, इस पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं रहती। सेशन बेस्ड टेक्स्ट का क्या मतलब है कि जब आप *99# डायल करोगे तो आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी। जब तक वो स्क्रीन ओपन रहेगी तब तक आपका ये काम करेगा, उसके बाद ये हट जाएगा, इसीलिए हम उसको कहते हैं सेशन बेस्ड टेक्स्ट। अब उसमें आप देख सकते हो, आपको बैलेंस चेक करना है, या आपको और भी कोई रिलेटेड चीज़ है बैंकिंग से रिलेटेड, वो आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने मतलब जो ये आपके फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन जिसमें इंटरनेट नहीं होता है या स्मार्टफ़ोन नहीं होते, वहाँ भी आप बैंकिंग की सुविधा ले सकते हो, ठीक है। ये जीएसएम मोबाइल नेटवर्क पर काम करता है, इसमें कनेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती इंटरनेट कनेक्शन की। एसएमएस से फास्टर रहता है, यूएसएसडी 2 सेकंड लेता है, लेकिन एसएमएस 6 सेकंड लेता है, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर फॉर ट्रांसफर एमएमआईडी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर एंड एम पिन, जो कि आप एक पिन, यूनिक पिन बनाते हो, उसको हम क्या कहते हैं, एम पिन, पैसा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लास्टिक मनी की फ्रेंड्स। अभी हम लोगों ने डिजिटल मनी में क्या क्या देख लिया, यूपीआई देख लिया, क्यूआर कोड देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक मनी की। प्लास्टिक मनी मतलब कार्ड्स कंपैरिजन, मतलब प्लास्टिक यानी कि कार्ड जो होते हैं वहाँ पे आपका पैसा होता है।
एक होता है डेबिट कार्ड, इसका मतलब है अपना पैसा, मतलब जो आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है या आपको किसी ने भेजा है वो पैसा आपका काय में है, डेबिट कार्ड में है, आपका खुद का पैसा है। एक होता है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मतलब उधार का पैसा, इसको हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं लोन, मतलब जो भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे रही है वो कुछ पैसा आपको पहले से ही दे देती है। सपोज आपने आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया तो उसने आपको 1 लाख रुपए पहले से ही दे दिए, ठीक है, कि भाई ये पैसे आपके पास हैं, आप यूज़ कर सकते हो। अब डेबिट कार्ड को समझते हैं। बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा डिडक्ट होता है, नो नीड टू कैरी कैश, यानी कि अगर आप कहीं पे पेमेंट करते हो, आप कहीं रेस्टोरेंट पे खाने के लिए गए तो आपके पास एक वो मशीन लेके आता है, ठीक है? उस मशीन में जैसे ही आप अपना टैप कर दो या फिर स्वाइप कर दो, पिन डाल दो, तो आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है, तो आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है, उसके लिए आपको कोई भी कैश की ज़रूरत नहीं रहती। तो एक तरीका इसमें कौन-कौन से टाइप से, जैसे ऑनलाइन, ठीक है ना? नीड्स पिन ऑथराइज़ेशन एवरी टाइम, जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे अगर डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको एक ओटीपी भी आएगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है ऑफ़लाइन, मतलब आप जब स्वाइप कर लेते हो, ठीक है ना? या आप उसको क्या बोलते हैं टैप एंड पे करते हो अपने डेबिट कार्ड से, अगर वो वाईफ़ाई इनेबल्ड है, तो ऑफ़लाइन भी आप कर सकते हो, जो कि आप रेस्टोरेंट्स या अपने जो है पेट्रोल पंप वगैरह पे करते हो, और उसके लिए डेली लिमिट्स आप लोग सेट कर लेते हो, ठीक है? ताकि आपका कार्ड गिर जाए तो उससे ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन ना हो। उसके बाद है प्रीपेड, मतलब कि रिलोडेबल पे इन एडवांस, यानी कि पहले से भी आप पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, क्रेडिट कार्ड का क्या है? फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। मस्ट रिपे विद इन 30 डेज़, मतलब क्या होता है, इसकी आपकी साइकिल होती है, आपकी ना साइकिल होती है। आपकी साइकिल किस दिन से किस दिन तक चल रही है, तो लगभग-लगभग 45 दिन के अंदर-अंदर आपको विदाउट इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज के पेमेंट करना होता है। यानी कि आपने अगर 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए खर्च कर दिया, तो अब जब उसकी आपकी ड्यू डेट आएगी, एक आपकी साइकिल होगी, मंथली साइकिल, उसके अंदर-अंदर आप लोगों को इसको पेमेंट करना पड़ेगा विदाउट इंटरेस्ट, नहीं तो उसके बाद कुछ ब्याज लगता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपका रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, आप लोग कहीं पे शॉपिंग करते हो तो उसके कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना? लो इंटरेस्ट होता है, ठीक है? उसके बाद आपको कुछ क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है? कैशबैक भी मिल जाता है, ठीक है? बैलेंस ट्रांसफ़र आप लोग कर सकते हो, सिक्योर्ड रहता है, ठीक है ना? तो बेस्ट फॉर बैड क्रेडिट, ठीक है? मतलब आपके पास पैसा जो है पहले से आपको मिल जाता है, कंपनी आपको दे देती है, आप खर्च करते हो, बस यही है कि आपको समय के अंदर उसको पेमेंट करना होता है, जो भी आपने खर्च किया हुआ है, बाकी आपको उसपे कुछ रिवॉर्ड मिल जाते हैं, कुछ आपको जो है कैशबैक्स मिल जाते हैं, जिससे आपके पैसों की सेविंग्स होती है, ठीक है? तो इस तरीके का रहता है, आपने देखा होगा ये एक माइक्रोचिप लगी होती है, ये आपके कार्ड का नंबर होता है, ये आपका कार्ड का नंबर होता है, ठीक है? उसके बाद 16 डिजिट का होता है, ये वीज़ा है या मास्टर कार्ड है, ये होता है, यहाँ पे आपका नेम भी लिखा होता है, बाकी इसमें सीवीवी भी होता है आपका, और एक्सपायरी डेट भी होती है, ठीक है? एक्सपायरी डेट भी होती है, ये चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल पॉकेट्स, यानी कि डिजिटल बटुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ई वॉलेट। एक तो वॉलेट आपके पास होता है इस तरीके का, जो लोग आप अपने जेब में, पीछे वाली जेब में रख के घूमते हो, ठीक है? एक वॉलेट होता है ई वॉलेट, यानी कि ये कोई फिजिकल नहीं होता, ये होता है वर्चुअल। क्या होता है? वर्चुअल, जो कि आपके एप्लीकेशंस में होता है। अच्छा, अब होता क्या है ई वॉलेट? ई वॉलेट में क्या होता है, आपको प्रीपेड होता है, मतलब आपको क्या करना पड़ता है, पहले उसको रिचार्ज करना होता है अपने अकाउंट से। जैसे मान के चलिए आप लोगों ने इसमें 10,000 रुपए डाल दिए। अब अगर आप कहीं पे पेमेंट करते हो किसी भी मर्चेंट अकाउंट में, या फिर किसी दोस्त को भी भेजते हो, तो आपका क्या होगा, वैलेट से पैसा कटेगा। कहाँ से पैसा कटेगा? वैलेट से। डेबिट कार्ड में आपका सीधा डेबिट कार्ड से कटता है, बट वॉलेट में आपके वॉलेट से कटेगा, ना कि आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से, ठीक है? तो प्रीपेड अकाउंट प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जैसे ग्रोसरीज, फ्लाइट्स एक्सेट्रा, यहाँ पे आप लोग कर सकते हो यूज। फ्रॉड बचाता है, नीड्स टू लिंक विद इंडिविजुअल बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। पेटीएम इंडिया का लार्जेस्ट 2010 इंडिया फर्स्ट टू गेट आरबीआई लाइसेंस फॉर पेमेंट बैंक, एंड अनफॉर्चुनेटली इसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने, क्योंकि इन्होंने जो कुछ रूल्स हैं उनका वायलेशन किया हुआ है। ऊपर से आपने देखा होगा फ़ोन पे आप लोग तो यूज़ करते ही हो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के थ्रू लॉन्च किया गया। मोबीक्विक आरबीआई अप्रूव्ड है। एसबीआई बडी, जो कि अब चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया है योनो, यू ओनली नीड वन। और उसके बाद है पेज़ैप, जो कि है आपका एचडीएफसी का, ठीक है? तो इनमें सारे में आपको क्या मिल जाता है, ई वॉलेट की सुविधा मिल जाती है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, रिटेल टेक एंड बिल पेमेंट्स। अब हम लोग बिल पेमेंट्स की बात कर लेते हैं, और जहां आप शॉप पे जाते हो वहां पेमेंट जो करते हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। जिस समय जहां जिस प्लेस पे आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, पूरा लेन देन हो रहा है पैसों का, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। द टाइम एंड प्लेस वेयर रिटेल ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड वाया पेमेंट गेटवेज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप डी मार्ट पे जाते हो, ठीक है, डी मार्ट हो गया या वी मार्ट हो गया, या आप लोग कहीं पे परचेजिंग के लिए जाते हो, ठीक है, अपने क्लॉथ वगैरह खरीदने के लिए जाते हो, तो क्या होता है, एक इस तरीके की उनके पास मशीन रहती है जिससे वो क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। उससे क्या होता है, जो उसका प्राइस होता है ना, जैसे आपका कोई आइटम है 100 रुपए का, तो वो प्राइस आपका यहाँ पे स्क्रीन पर उनको दिख जाता है। ठीक है, ये आपका पीसी मॉनिटर होता है। ठीक, उसके बाद क्या रहता है, इस तरीके से वो स्कैन करते जाते हैं और जो भी अमाउंट आपका टोटल होता है, ठीक है, वो अमाउंट आपका टोटल आ जाता है, और अब आप लोग पेमेंट कर देते हो। उसके बाद इस जो प्रिंटर होता है इसके थ्रू आपको रिसीप्ट मिल जाती है। ठीक है, बाकी ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये आप लोगों को पता ही होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं। मोबाइल पीओएस क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग जैसे रेस्टोरेंट्स पे गए तो एक वो छोटी सी मशीन आपके पास लेके आ जाते हैं। ठीक है, उस मशीन में क्या होता है कि आप अपना कार्ड स्वाइप कर देते हो या फिर टैप एंड पे कर देते हो, उसको हम मोबाइल पीओएस कहते हैं। टर्मिनल पीओएस होता है, क्लाउड पीओएस होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी ये वेब बेस्ड होता है बेसिकली। यहाँ पे क्या होता है, वेंडर अपनी सारी चीज़ें देख सकता है, आज मेरी कितने की सेल हुई और कौन सा आइटम कितना बिका, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको रहती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑनलाइन बिल पेमेंट की। तो ऑनलाइन बिल पेमेंट तो हम लोग बहुत अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। आप लोग मॉल्स में जाते हो, डी मार्ट्स में जाते हो, ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, तो यूपीआई के थ्रू क्यूआर कोड को स्कैन करके थ्रू, यानी कि जो वीपीए का यूज़ करता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, याद रखिएगा, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं। आपका गूगल पे हो गया, ठीक है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया, ठीक है, उसको अपन आपने किया गूगल पे से, ठीक है। अब क्या होगा ना, नेक्स्ट टाइम जब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होगा, तो आपको वो दिखा देगा कि इतनी आपकी ड्यू डेट है, तो आपको उससे पहले आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है। तो इससे आपका क्या क्या हो गया कि जो आपका चार्ज लगता ड्यू डेट निकलने के बाद, तो वो नहीं लगेगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये पैसों की बचत भी करता है। तो ऑटो ऑर्गेनाइज मतलब अपने आप से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है, ड्यू डेट्स को दिखाता है एक ही जगह पर। ठीक है, चलिए, तो आपका चार्ज नहीं लगता है, इससे भी आपको एक फ़ायदा होता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कोर इंटरनेट बैंकिंग की। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट कर लिया, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट कर लिया, आप लोगों ने यूपीआई के थ्रू कर लिया, ठीक है। अब एक आता है आपका इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, एक जब आप वेब ब्राउज़र पर जाते हो, वहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग में आपको एक्सेस करना होता है अपना अकाउंट डिटेल्स डाल, मतलब जैसे यूज़र नेम और जो पासवर्ड होता है, कहीं कहीं कस्टमर आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, कैप्चा डाल के आप लोग इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करते हो। इंटरनेट बैंकिंग से क्या होता है कि आप दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हुए हो, 24/7 बैठे हुए हो, आप बैंकिंग सुविधाओं का फ़ायदा ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, आपको कोई डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, आपको अपना बैंक बैलेंस जानना है, आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आपको कोई एफडी ओपन करनी है, सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो। पहले आपको इन सारी चीज़ों के लिए बैंक जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। इसका जो फ़ायदा हुआ है वो इंटरनेट बैंकिंग से फ़ायदा हमारे लिए हुआ है। तो वेब ब्राउज़र के थ्रू बैंक अकाउंट एक्सेस करना, ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन वेब बैंकिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, लोन कैलकुलेटर्स, इक्विटी ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग करते होंगे उसके बारे में भी ये आप बैंकिंग जो इंटरनेट बैंकिंग वहाँ पे देख सकते हो। की फीचर्स क्या है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी, मैंने बताया, आप कहीं भी बैठे हो, किस दुनिया में कहीं भी हो, आप लोग अपनी बैंकिंग सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हो। 24/7 है, ये नहीं कि शाम को बैंक 5 बजे बंद हो गया अब आप अगले दिन आना, नहीं, आप कभी भी रात में 12-2 बजे कभी भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, अपनी ट्रांजैक्शन सर्विसेज जान सकते हो, हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन डेटा एक्सेस, आप पिछले 1 महीने का 1 साल का डेटा निकाल सकते हो कि मैंने किस किस को कब कब कितना कितना पैसा जमा किया। डायरेक्ट कस्टमर कंट्रोल है, नो इंटरमीडियरीज, मतलब आप डायरेक्ट उससे अपनी चीज़ों को जान सकते हो, आपको किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। जैसे बैंक में आप जाते हो जहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनसे बात करके आप डेटा निकालते हो, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी जो मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति है उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पासवर्ड सिक्योरिटी मस्ट फॉर इंटरनेट बैंकिंग,
चेंज इट एंड मेमोराइज इट, अदरवाइज अकाउंट में बी मिसयूज। फ्रिक्वेंटली वैसे आपको चेंज करते रहना चाहिए आपके पासवर्ड को, जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है, ठीक है, और उसको एक जगह आप लोग नोट करके रख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, है ना, और किसी को बताना नहीं चाहिए, अदरवाइज आपके अकाउंट से फ्रॉड हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो बिग फंड ट्रांसफर्स होता है ना, कैसे जो बड़ा बड़ा पैसा होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है, उसमें हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एनईएफटी। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें जो मिनिमम लिमिट है वो कुछ भी नहीं है, कितना भी मिनिमम पैसा भेज सकते हो, मैक्सिमम लिमिट भी कुछ नहीं है। बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आपने एनईएफटी किया तो ऐसा नहीं कि तुरंत उसके पास पैसा पहुंच गया, आपने किया फिर बैंक एक बैच में, मतलब एक गट्ठा कह लीजिए आप, वो हर आधे घंटे में चलाता है, उस बैच में आपका पैसा जाएगा, फिर दूसरे जहां भी आपको भेजना है वहां पर पहुंच जाएगा, तो तुरंत पैसा नहीं जाता है, ठीक है, तो इसको हम बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। 8 to 7 नहीं, अब आप ये जो है आपका 365 24 आवर्स, है ना, ये जो है आपका खुला रहता है, आप कभी भी कर सकते हैं। आरटीजीएस इसको हम बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो क्या है, 2 लाख रुपए है। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कितना भी आप भेज सकते हो, मिनिमम आपको 2 लाख भेजना पड़ेगा। रियल टाइम ग्रॉस बेसिस मतलब फास्टेड, मतलब तुरंत पैसा चला जाता है, जैसे बैच प्रोसेसिंग में इसमें एनईएफटी में नहीं जाता, इसमें चला जाता है। ये भी आपका 365 × 24 आवर्स ओपन होता है, आप कभी भी कर सकते हो। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, इसका जो मिनिमम लिमिट है वो नॉमिनल है, अप्रोक्स 2 लाख नहीं है, अब ये 5 लाख कर दी गई है, यानी कि मैक्सिमम आप 5 लाख तक अपना जो अमाउंट है वो एक बार में भेज सकते हैं, एक दिन में भेज सकते हैं। उसके बाद इसका जो है ये भी इंस्टेंट आपका पैसा चला जाता है 24 × 7, ठीक है, ये खुला रहता है 365 डेज, ठीक। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, इनके फुल फॉर्म याद रखिएगा, इनको बेनिफिशियरी नेम यानी कि जिसको आप भेज रहे हो, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड उस बंदे का जिसको भी आप भेज रहे हो। आईएमपीएस जो है एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म फिर से एक बार बता देता हूँ, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इसको एक बार देख लेते हैं, चैप्टर सिंथेसिस, थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी में हमने क्या पढ़ा, ओटीपी, क्यूआर स्कैन। ऑफलाइन में क्या पढ़ा अपन ने, आधार बेस्ड जो था आपका, ठीक है ना, आधार प्लस बायो, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म याद रखिएगा, आधार इनेबल्ड, जो कि रूरल एरियाज में मोस्टली यूज होता है, पेमेंट सिस्टम, मतलब आपके फिंगरप्रिंट एंड आधार से पैसा आप निकाल सकते हैं। यूएसएसडी, ठीक है ना, इसका जो फ़ोन नंबर होता है वो ये होता है *99#, इसको आप डाउनलोड डायल करके कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल में आपके पास यूपीआई है, कोई भी अकाउंट नीड नहीं है। वीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। कार्ड्स एंड वॉलेट्स में अगर हम बात करें, डेबिट कार्ड होता है जो कि खुद का पैसा होता है, क्रेडिट कार्ड में लोन का पैसा होता है। ई वॉलेट प्रीपेड ऐप होते हैं, पहले हम इसको खुद से उसमें पैसा डाल देते हैं, फिर बाद में हम लोग इसी से डेबिट कराते हैं, ठीक है। ट्रांसफर में एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस होता है, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट, ये होता है 24/7 इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका 24/7 होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोग ये सारी चीज़ों का हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया, जो कि हमने सारी चीज़ अभी तक पढ़ी हुई है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। कल या परसों में आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली कल ही आप लोगों को क्या है, रात को 8 बजे एक और हमारी वीडियो मिल जाएगी 8 PM पे, जिसमें इसमें हम अपना ट्रिपल सी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरे 10 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 15 अगस्त रात 8 बजे से हम लोग क्या करने वाले हैं, 15 अगस्त रात 8 बजे से हम लोग करने वाले हैं MCQs। क्या करने वाले हैं हम लोग, 15 अगस्त रात 8 बजे से हम लोग करने वाले हैं MCQs, ठीक है, MCQs की मैराथन्स, ठीक है, जो जहाँ से आपके
एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।